नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पोषक तत्वों के चक्रण के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी छात्र लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अंतर्गत जो प्रमुख चक्र है, जैसे आपका कार्बन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, आपका जल चक्र हो गया, इन सभी चक्रों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, तो वहां पे हमने बताया था कि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और समझने वाली चीजें यहाँ पर है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि ये चक्र कैसे काम करता है, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ये कैसे होता है। ठीक है, पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो भी छात्र नए हैं, वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। पिछली क्लास में इकोसिस्टम को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया था, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, इसके बाद में आपके ये जो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, इसमें उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं, कंटेंट आपको ऐसे ही दिया जा रहा है एज इट इज, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि ऊर्जा प्रवाह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो आपका लिंडमैन का 10% का लॉ है, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने देखा था कि पोषक, किसी भी पोषक स्तर से अगर दूसरे स्तर में ऊर्जा फ्लो होती है तो वहां पे मात्र 10% एनर्जी, यानी कि 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर तक जाती है। उसको हमने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके बाद में हमने बताया था कि जो चक्र है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पोषक तत्व चक्र। ठीक है, आपका कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जल चक्र, यही 4 चक्र काफी महत्वपूर्ण है। बाकी और भी चक्र है, लेकिन वहां से उतने प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन इन चारों चक्रों से आपका जो यूपी पीसीएस वगैरह हो गया, आरओ हो गया, वहां पर इन चारों चक्रों से प्रश्न देखने को मिले हैं। खासकर ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और कार्बन चक्र है। इसके बाद में जल चक्र से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। सल्फर चक्र भी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी चक्र हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका जो खाद्य जाल है और खाद्य श्रृंखला है, इसको भी बहुत अच्छे से देखा था। फिगर्स के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि कौन सा खाद्य जाल है, कौन सा खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो पोषक तत्व चक्र है इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं कार्बन चक्र से। 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखिए। जो वायुमंडल में CO2 है ये अप्रॉक्स 0.03% मौजूद है। ठीक है, ये आप याद रखिए, फैक्ट है। इसके बाद में जो कार्बन की मुक्त अवस्था होती है वो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये 3 एग्जाम्पल महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कार्बन चक्र एक जैव भू रासायनिक चक्र है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं यहाँ पर, ये जो बने हैं सर्कल्स ड्रॉ मैंने किया है और ये जो एरो वगैरह लगाए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो वायुमंडल है इसमें आपका CO2 मौजूद है। CO2 जो है ये पहले आता है पौधे में, प्रकाश की उपस्थिति में। आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं कि पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी कि CO2 को लेता है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे CO2 लेते हैं। ठीक है, और पौधों को खाने वाले हम लोग होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो पौधों को जीव जंतु खा लेते हैं। ठीक है, पौधे जीव जंतु खाते हैं तो यहाँ पर फिर वो बाद में श्वसन वगैरह करते हैं और श्वसन में फिर वो CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, पौधे ऑक्सीजन लेते हैं हवा से और CO2 रिलीज करते हैं, और ये जो एनर्जी यहाँ से निकलती है, जैसे पौधों को जब कोई खाएगा तो एनर्जी जाती है उसके अंदर, और एनर्जी के माध्यम से ही फिर वो श्वास लेता है, और उस श्वास से फिर आपका CO2 रिलीज होता है जो कि वायुमंडल में मिल जाता है। इसको अभी हम लोग यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बनते हैं वायुमंडल से CO2 पौधा कैसे लेता है, इसके बारे में अभी हम लोग ऑक्सीजन चक्र में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये साइकिल सभी को पता है कि पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेकर यहाँ पर जीव जंतु जो होते हैं ये CO2 छोड़ते हैं और फिर से ये वायुमंडल में चला जाता है। एक चक्र दोस्तों आपका ये होता है। ठीक है, एक चक्र आपका ये होता है। इसमें कई सारे स्टेप्स है, इसको मैं समझाऊंगा। तो पहला स्टेप ये है कि CO2 पहले पौधे में गया, पौधे को खाया जीव जंतु ने, और जीव जंतु ने श्वास लिया जिसमें उसने CO2 छोड़ा, और ये फिर से आपका वायुमंडल में मिल गया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जीव जंतु जैसे डेड होते हैं, है ना, मर जाते हैं, स्वतः मरते हैं, या कोई मार देता है, या अपने आप से मृत्यु हो जाती है। तो जब जीव जंतु और पौधों की मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाते हैं, तो इनका अपघटन होता है।
जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका अपघटन करते हैं, और अपघटन करते समय भी बहुत सारा CO2 वहां पे रिलीज होता है। बहुत सारा नहीं, लेकिन कुछ CO2 तो रिलीज होता ही है, और वो अपघटन प्रक्रिया में जो CO2 रिलीज होता है वो भी आपका वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे और जीव जंतु ये जब डेड होते हैं, यहाँ पे मैंने डेड लिख दिया है, इनका अपघटन होता है और वहां से भी ऑक्सीजन CO2 रिलीज होता है जो कि आपका वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो एक चक्र ऐसे बन गया, और एक चक्र आपका यहाँ पर जब डेड हो गए सीधे, तो बीच से मैंने इसको निकाल दिया है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों एक चक्र और बनता है यहाँ पर एक चक्र ये बनता है कि जो CO2 मौजूद होता है वायुमंडल में, ये जल से मिलकर, ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद होता है, आर्द्रता मौजूद होती है, तो ये जल से मिलकर, जल से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, H2CO2 बनाते हैं। बहुत हल्का एसिड माना जाता है इसको, तो H2CO2 एसिड बनाते हैं, और ये H2CO2 एसिड कैल्शियम से रिएक्शन करके, H2 यानी कि कार्बोनिक एसिड कैल्शियम से रिएक्शन करके चूना पत्थर बनाता है। चूना पत्थर पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के लेयर में या उसके अंदर मौजूद होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर चूना पत्थर का निम्न स्खलन होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर जाता है ये, और फिर फाइनली जहाँ पे ज्वालामुखी होता है वहां पे पहुंच के ये ज्वालामुखी उद्गार, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट होता है, तो वहां से भी CO2 निकलता है और फाइनली आपका वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, एक फिर आपका ये बन गया, मतलब ये जल से मिलके कार्बोनिक एसिड बनाया, कैल्शियम से मिलके चूना पत्थर बनाया, चूना पत्थर जमीन के अंदर हुआ, वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, CO2 वहां से निकला और आपका वायुमंडल में पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद में एक और होता है यहीं पे छुपा हुआ, देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या होता है कि ये सामान्य चक्र हो गया, CO2 छोड़ दिया पहुंच गया, यहाँ पे हो गया कि जब ये मर गए उसका अपघटन हुआ तो CO2 रिलीज हुआ। एक और होता है, ये होता है कि जब जीव जंतु मरते हैं तो उनका जो जीवाश्म होता है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, काफी अंदर चला जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हजारों साल पहले जो जीव जंतु मरे थे डायनासोर वगैरह के टाइम पे, जो वहां पे जो आया था, मतलब पृथ्वी का तबाही हुई थी, वहां पे हजारों जीव जंतु नीचे चले गए थे, तो वही आज जीवाश्म के रूप में हमें ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीव जंतु जब मरते हैं तो पृथ्वी के अंदर जाते हैं, हजारों सालों के बाद में ये जीवाश्म के रूप में बदल जाते हैं, और जब ये जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं, और जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं कि कई तरह के यहाँ पर स्टेप्स बन रहे हैं और कई तरह से CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है, और फाइनली ये सब वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, और ये जो CO2 है ये वायुमंडल में बनी रहती है। तो आप सभी लोग कार्बन चक्र के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा कहां से रिलीज होता है या कहां पर पाया जाता है, इसका भंडार सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? तो CO2 का जो सबसे बड़ा भंडार है वो आपका समुद्र में है। समुद्र सबसे बड़ा CO2 को रिलीज करता है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, या आगे के वीडियोस में देखेंगे कैसे समुद्र में सबसे ज्यादा CO2 बनता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा CO2 कहां से बनता है, तो ये समुद्र से बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट चक्र है, काफी महत्वपूर्ण, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र कई सारे स्टेप्स में होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा ऐसे ही इसमें स्टेप्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2 डायरेक्ट पौधा ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन जो कि गैस फॉर्म में N2 होता है उसको डायरेक्ट कोई नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे आपका नाइट्रीकरण होता है, अमोनीकरण होता है, इसके बाद में विनाइट्रीकरण होता है, ये कई सारे स्टेप्स से होकर गुजरता है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह यूज होते हैं, राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया, इन सब के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं भी आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि कैसे आपको इसको पढ़ना है, क्या क्या चीज यहाँ से महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में आपका N2 होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका पहले स्थिरीकरण होता है, वायुमंडल का दोस्तों पहले स्थिरीकरण होता है। एक सेकंड, ओके, हाँ ठीक है। वायुमंडल का जो स्थिरीकरण होता है, इसमें ये जो स्थिरीकरण होता है और उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो राइजोबियम जीवाणु का है। ये काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइजोबियम जीवाणु के माध्यम से नाइट्रोजन का पहले स्थिरीकरण होता है जो कि अमोनिया और अमोनियम आयन के रूप में इसको परिवर्तित करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन था, यहाँ पर राइजोबियम जीवाणु के माध्यम से इसका स्थिरीकरण हुआ जो कि अमोनिया और अमोनियम आयन के रूप में इसको बदल देता है। ठीक है, बिजली चमकने से भी कहीं ना कहीं ये होता है, लेकिन उतना ज्यादा योगदान नहीं है। फिर भी आप लोग इतना याद रखें कि राइजोबियम जीवाणु, बिजली चमकने से भी कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये जो राइजोबियम जीवाणु है ये कहाँ मिलता है? तो राइजोबियम जीवाणु दोस्तों जो दलहनी फसलें होती हैं, मेनली प्रमुख रूप से ज्यादातर कह सकते हैं, तो जो ज्यादातर राइजोबियम जीवाणु है ये दलहनी फसलों में मिलती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि दलहनी फसलों में प्रोटीन क्यों ज्यादा मिलता है। जैसे कहते हैं कि दाल वगैरह खाया करो उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, अभी हम बात करेंगे। तो ये जो दलहनी फसलें होती है वहां पर राइजोबियम जीवाणु मिलता है और यहाँ पर ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जो कि अमोनिया और अमोनियम आयन के रूप में इसको बदलता है। ठीक है, अब स्थिरीकरण के बाद में फिर अगला स्टेप होता है नाइट्रीकरण का। ठीक है, नाइट्रीकरण इसका होता है। नाइट्रीकरण में भी बैक्टीरिया का यूज होता है और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है यह है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक सेकंड में इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि, तो यहां पर इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी लिख लीजिए, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है। और एक बैक्टीरिया और है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के माध्यम से अमोनिया का फिर से नाइट्रीकरण होता है और ये यहां पर टूटता है किसमें, नाइट्राइट में। ये जो यहां पे लिखा हुआ है NO2 माइनस और NO3 माइनस, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है। ठीक है, तो नाइट्रीकरण के माध्यम से इसका इस बैक्टीरिया के माध्यम से इसका नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण में ये आपका नाइट्राइट और नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट ये जो है, इसके बाद में इसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। स्वांगीकरण मतलब अपने स्वांगीकरण मतलब समाहित कर लेना। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रेट और नाइट्राइट का जो पौधे होते हैं, जो मिट्टी, जैसे ये मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट होते हैं मिट्टी के अंदर जाते हैं और पौधे इसको एज इट इज यूज करते हैं। ठीक है, और जब पौधे इसको खाते हैं तो पौधे में वही प्रोटीन वगैरह बनता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों जो दलहनी फसलें होती हैं वहां पर प्रोटीन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। जीव जंतुओं में भी कहीं ना कहीं ये प्रोटीन आपको देखने को मिलता है क्योंकि जीव जंतु भी आपका ये जो पौधे होते हैं उनको खा लेते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट को पौधों द्वारा मिट्टी से उपयोग में लाया जाता है और ये उसका यूज करते हैं, प्रोटीन वगैरह वहां पे बनता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है, अब जब पौधे खा लिए तो पौधे अगर इसको यूज किए तो पौधों में आया और पौधों को फिर जीव जंतुओं ने खाया तो जीव जंतुओं में भी चला गया, वहां पे भी प्रोटीन का निर्माण हो गया। ठीक है, इसके बाद में जीव जंतुओं और पौधों के अपशिष्ट या जब ये मर जाते हैं तो फिर इसका अपघटन होता है। ठीक है, अब यहां पर अपघटन में इसका अमोनीकरण होता है। ये भी एक स्टेप है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इनका फिर अमोनीकरण होता है। अमोनीकरण बैक्टीरिया और फंजाई के माध्यम से पुनः अमोनीकरण इसका होता है, जिसमें जैसे आपका ये जो प्रोटीन वगैरह होता है पौधों में या जीव जंतुओं में, इसमें और भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे सिर्फ नाइट्रोजन ही पौधों में या जीव जंतुओं में नहीं होता है, और भी कई सारे तत्व मौजूद होते हैं। तो अमोनीकरण के माध्यम से अन्य तत्वों का जो प्रोसेस है वो तो होता ही होगा, लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमोनीकरण हो जाता है, जिसमें ये पुनः अमोनिया में और अमोनियम में बदल जाता है। एक सेकंड, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इनमें प्रोटीन मौजूद होता है और भी अन्य तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, अमोनीकरण में क्या होता है कि पुनः इनसे अमोनिया में ये बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, अमोनियम में बदल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके ऐसे हो गया, मतलब इधर चला गया। यानी कि अभी ये कार्बन चक्र पूरा हुआ नहीं है। कार्बन चक्र तभी पूरा होता है जब शुरू से लेकर लास्ट, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन ऐसे करके यहाँ पे इधर फिर से अमोनिया बन गया है। होता क्या है कि अमोनिया से फिर से यहाँ पे नाइट्राइट और नाइट्रेट बन गया। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेप और होता है, इसको आप लोग समझिए। यहाँ पे जो नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, तो वहां पे वायु उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, तो वायु वहां पे उपस्थित जब नहीं होती है और पौधों को वायु की वहां पे वायु उपस्थित नहीं होती है तो ऑक्सीजन भी उपस्थित नहीं रहता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में ऑक्सीजन है,
तो पौधे क्या करते हैं, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन वो ले लेते हैं और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसको वो छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है अवायवीय स्थिति, ऑक्सीजन का ये लोग यूज करते हैं और नाइट्रोजन को वहां पे रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन आप लोग देखिए, नाइट्रीकरण के बाद में विनाइट्रीकरण, जैसे यहाँ पे स्थिरीकरण हुआ, नाइट्रीकरण हुआ, इसके बाद में विनाइट्रीकरण के माध्यम से फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज कर लिया और नाइट्रोजन को छोड़ दिया जो कि वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति भी बन जाती है और घूम के फिर से फाइनली ये स्थिति भी बन जाती है और ये चक्र पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। स्थिरीकरण होता है राइजोबियम जीवाणु के माध्यम से, अमोनियम और अमोनिया में बदलता है। नाइट्रीकरण इसका होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है। इसको पौधे खाते हैं, पौधे यूज करते हैं, पौधों को जीव जंतु खाते हैं। वो जब डेड हो जाते हैं या इनका जो अपशिष्ट होता है उनका अमोनीकरण होता है, अमोनीकरण में फिर से अमोनिया और अमोनियम बनता है और ये एक साइकिल ये हो गया। और फाइनली जो फाइनल साइकिल बनती है जहां से अमोनिया रिलीज हो, नाइट्रोजन रिलीज होके वायुमंडल में पहुंच जाता है, वो यहां से निकल के फिर से इसका विनाइट्रीकरण होता है अवायवीय स्थिति में। ठीक है, बैक्टीरिया के माध्यम से, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है और नाइट्रोजन को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है उसका नाम आपको याद रखना है। अमोनीकरण में यहाँ पे जो अमोनीकरण हो रहा है, मतलब ये जो जीव जंतु के द्वारा फाइनल मृत या अपशिष्ट पदार्थों का यहाँ पे जो अमोनीकरण हो रहा है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वहां पे कौन सा बैक्टीरिया है ये नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर है आपका बैक्टीरिया एक्टिनोमाइटिस तथा कवक। ठीक है, एक्टिनोमाइटिस आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। एक्टिनोमाइटिस बैक्टीरिया जो है यहाँ पे अमोनीकरण में हेल्प करता है। ये जो विनाइट्रीकरण प्रोसेस हो रहा है, विनाइट्रीकरण प्रोसेस में स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो होता है वो यहाँ पर विनाइट्रीकरण में हेल्प करता है। बाकी स्थिरीकरण में आप लोग देख सकते हैं, स्थिरीकरण जो कि पहला स्टेप था, इसमें कई सारे बैक्टीरिया वगैरह है, नीलहरित शैवाल है, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया है। पहला तो आपको राइजोबियम हो गया, दूसरा आपका एजेटोबैक्टर हो गया, ये दोनों कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तीसरा आपका क्लास्ट्रेडियम हो गया। ठीक है, इसके बाद में नीलहरित शैवाल भी इसमें आते हैं। नीलहरित शैवालों में आपका एनाबिना होता है, ओलोसिरा होता है, नास्टाक होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। ये जो नास्टाक है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको मेनली आपको एनाबिना, ओलोसिरा, नास्टाक का नाम याद रखना है। इसके अलावा भी और होते हैं फ्रैंकिया और एजोस्पेरिलम। ठीक है, फ्रैंकिया और एजोस्पेरिलम, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एनोबिना। ठीक है, इसके बाद में ओलोसिरा, क्लास्ट्रेडियम, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। और पूछ लेता है कि स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा नीलहरित शैवाल है, ऐसे नाम दे के पूछ लेगा। एजेटोबैक्टर दे देगा वहां पे और बोलेगा कि कौन सा इसमें नीलहरित शैवाल है या कौन सा आपका जीवाणु है, तो वहां पर आपको छांट के ये चीज लिखना होता है। ठीक है, एक आध प्रश्न मैंने देखा है इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपका आता है फास्फोरस चक्र। ठीक है, फास्फोरस के बारे में आप जान लीजिए कि फास्फोरस का यूज क्या होता है। बहुत लोग तो जानते नहीं कि फास्फोरस का यूज क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हड्डी तथा दांतों में इसका यूज होता है। हड्डी तथा दांतों में यूज नहीं होता है, हड्डी तथा दांतों में पाया जाता है। प्रोटीन निर्माण में भी ये सहायक होता है, आरएनए और डीएनए, ठीक है, वहां पे भी ये सहायक होता है। न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस पाया जाता है। तो ये इसका यूज हो गया, उपयोगिता हो गई। वायुमंडल में ये नहीं पाया जाता है, फास्फोरस वायुमंडल में सीधा नहीं पाया जाता है, ये पृथ्वी के अंदर चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है, ये पृथ्वी के अंदर चट्टानों में पाया जाता है। और यहाँ पर इसका जो चक्र है आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। फास्फोरस चक्र यहाँ पर आप देख सकते हैं चट्टानों में मिलता है, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। चट्टानों में भी ये फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। और चट्टानों का जब अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, तो ये मिट्टी के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन से ये मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे अपक्षय और अपर्दन जब होगा फॉस्फेट का, तो ये जो यहाँ पे फास्फोरस है वो मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी में ही आपको पता है कि पौधे होते हैं, तो पौधे वहां से उसका अवशोषण कर लेते हैं। पौधों द्वारा फास्फोरस का यहाँ पे अवशोषण किया जाता है, तब वो पौधों में पहुंच जाते हैं और पौधों को फिर जीव जंतु खाते हैं। फिर वो जीव जंतु में पहुंचता है, जीव जंतु जब मरते हैं तो वहां पे अपघटन होता है और अपघटन में फिर फास्फोरस रिलीज होकर फिर से आपका जो है कहीं ना कहीं चट्टानों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फास्फोरस का चक्र, काफी इजी था। एक चक्र यहाँ पे और भी बनता है,
जो कि समुद्रों में पाया जाता है फास्फोरस। जैसे आपको पता है चट्टानों में होता है, तो कई सारा जैसे समुद्र है वहां पे साइड में चट्टानें होती है ना, चट्टानों से लड़ती हैं जो लहरें होती हैं, ठीक है, चोट खाती हैं। तो यहाँ पर भी चट्टानों का अपक्षय होता है, धीरे धीरे करके पत्थरों को वो काटता है। तो यहाँ पर जब फास्फोरस, जब यहाँ पे अपक्षय के माध्यम से चट्टानें कटती हैं, तो यहाँ पर जो शैवाल होते हैं, जो शैवाल समुद्रों में पाए जाते हैं, उन शैवालों में ये जो फास्फोरस होता है वो घुल जाता है और उन शैवालों को मछलियां खा लेती हैं, ठीक है, उन मछलियां उनको ग्रहण करती हैं और मछलियों को फिर उपभोक्ता ग्रहण करता है और फाइनली उपभोक्ता जब मरता है तो फिर से वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाता है और वहां पे फिर से वो चट्टानों के रूप में फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक चक्र ये भी मिलता है, ठीक है। तो ये दो चक्र आपके फास्फोरस के बन जाते हैं। इसके बाद में जल चक्र होता है। जल चक्र के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपको कुछ पता भी होगा। आपका जो जल है, जैसे समुद्र में होता है या नदी हो गया या कहीं पे भी जल मौजूद होता है, तो वहां पे उसका वाष्पीकरण होता है, ठीक है। वाष्पीकरण दोस्तों अलग होता है और उबालना, जैसे हम पानी उबालते हैं, वो अलग चीज होती है। उबालने में क्या होता है, उबालने में जब पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तभी जल उबलना शुरू होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ओवरऑल जो जल है वो पूरे जल का वहां पे जो है वाष्पीकरण होता है। पूरा जल उबलता है तो पूरे जल का वहां पे वाष्पीकरण होता है। लेकिन सिंपल वाष्पीकरण में जो वाष्पीकरण प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई जा रही है, जो हो रही है, ये जो प्रक्रिया है वाष्पीकरण की, ये जो जल है इसके सतही क्षेत्रों से होती है। जो ऊपर ऊपर का जल होता है वो वाष्पित होता है और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि पानी उबाला जाए, ठीक है। कुछ टेम्परेचर हमेशा मौजूद होता है और कुछ पानी हमेशा वाष्प के रूप में बदलता रहता है। तो यहाँ पर वाष्पीकरण होता है, ना कि पानी उबलेगा तभी उसका वाष्पीकरण होगा। तो इसको आप लोग स्पष्ट कर लीजिए, जल का वाष्पीकरण होता है, ठीक है, और वाष्पीकरण के माध्यम से जो जलवाष्प है वो बनता है और ये ऊपर जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो जलवाष्प है, जैसे इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं, संघनन होता है। जलवाष्प का फिर संघनन होता है। तो जलवाष्प का पुनः जल के रूप में आ जाना कम तापमान पे। जैसे जब जलवाष्प बन गया समुद्र से या नदियों से, नालों से, कहीं से भी जब पानी उठा जलवाष्प के रूप में, तो वो फिर वो ऊपर जाता है और जितना ऊपर जाएगा ऊपर टेम्परेचर डाउन होने लगता है। जब ऊपर पहुंचता है तो वहां पे टेम्परेचर डाउन होता है, तो फिर से वो बूंदों के रूप में आने लगता है, बादल बनते हैं, ठीक है। बादल बनते हैं, बादल काफी ऊंचे होते हैं और वो बादल जब फिर से नीचे आते हैं, ग्रेविटी के संपर्क में आते हैं, तो फिर बूंदों के रूप में कन्वर्ट होते हैं और वही बूंद फिर से पानी के रूप में पृथ्वी पे गिरता है। तो यहाँ पे संघनन के रूप में, संघनन के बाद में जो स्टेप होता है वो अवक्षेपण का होता है। अवक्षेपण का मतलब होता है संघनन के द्वारा जो बादल बने हैं फाइनली ऊपर जाके वो बूंदों के रूप में कन्वर्ट होना ही अवक्षेपण कहलाता है। बादलों का संघनन जो होता है वो ऊपर जलवाष्प जो बूंद के रूप में आते हैं, जो जलवाष्प है वो ऊपर जाके जब बूंद के रूप में आता है तो उसी को अवक्षेपण बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्षा की बूंद में कन्वर्ट होना आपका अवक्षेपण हो गया। और जब वो वर्षा की बूंद बनती है तो उनका वेट ज्यादा होता है कह सकते हैं, ठीक है, और फिर वो नीचे आती है धीरे धीरे करके। तो जब नीचे आती है फिर वो ग्रेविटी के संपर्क में आती है और फिर ग्रेविटी जब उसको खींचती है तो वो बूंदों के रूप में फिर से पृथ्वी पे गिरने लगते हैं और पुनः पृथ्वी पे जल आ जाता है और पुनः जो है वाष्पीकरण होता है और इस तरह से ये जो है आपका जल चक्र बनता है, ठीक है। जल चक्र आप समझ गए। इसके बाद में दोस्तों आपका ऑक्सीजन चक्र होता है। ऑक्सीजन आप सभी को पता है वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, या यौगिक के रूप में भी ऑक्सीजन देखने को मिलता है। देखिए 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए होता क्या है कि जैसे पौधे हैं, पौधे यहाँ पे पौधों की बात हो रही है, जैसे जीव की बात हो रही है, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जीवों के द्वारा, ठीक है। आप सभी को पता है कि हम सभी लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग अपने श्वसन में अंदर ग्रहण करते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लोग वायुमंडल से लेते हैं, श्वसन करते हैं, इसको हम लोग पहले इसको याद रखिएगा, श्वसन लेना एक तरह से मंद दहन के अंतर्गत आता है। आपने श्वसन लिया, आप भोजन ग्रहण करते हैं, वहां पे जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जैसे आपने भोजन ग्रहण किया तो उससे ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। और जो आपने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ये जो ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो यही जाके ग्लूकोज से रिएक्शन करती है अंदर जाके, तब हमारे अंदर वो एनर्जी आती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अंदर गई और ये ग्लूकोज से रिएक्शन करी। यहाँ पर ग्लूकोज से रिएक्शन करने के बाद में आपका क्या होता है, CO2 रिलीज होता है और ऊर्जा, वही जो हमारे अंदर ऊर्जा आती है ना शरीर में, खाना खाने के बाद ऊर्जा आ गई। तो खाना खाने के बाद ऊर्जा नहीं आती है, खाना खाया आपने, वो पचता है किसके माध्यम से, ऑक्सीजन के ही माध्यम से, क्योंकि हम सांस भी तो लेते हैं। खाना खाया, सांस लिया,
वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज आपका हो गया और ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया, तो यहाँ पर हमारे अंदर ऊर्जा आई और हमने यहाँ पे CO2 को रिलीज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 CO2 यहाँ पे रिलीज हो रहा है और पानी भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमने अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्लस ऊर्जा हमारे से रिलीज हुआ। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसका फिर विखंडन होता है। अब जब हमने छोड़ा, हमने CO2 छोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पर पौधों द्वारा CO2 ग्रहण भी तो किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, पौधे द्वारा यहाँ पर CO2 ग्रहण किया गया प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण वाला पैटर्न है, वो जो मैंने आपको बताया था कि आगे डिस्कस करूंगा, वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे पौधे क्या करते हैं, 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और यहाँ पे 12 H2O यानी कि पानी का आपका 12 अणु, ये जो यहाँ पे रिएक्शन बनता है, ये पौधों की प्रक्रिया है। तो ये पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों लेते हैं और यहाँ पर फिर से ग्लूकोज, जो हम लोग पौधों को खाते हैं तो वहां पे जो एनर्जी मिलती है वही यहाँ पे ग्लूकोज है। ठीक है, यहाँ पर फिर से इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ दिया और यहाँ पर आपका 6 यानी कि पानी भी छूट गया। तो ये आपका यहाँ पर फाइनली देख रहे हैं ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है ये फिर से आपका वायुमंडल में पहुंच गया। इस तरह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन चक्र बनता है। पहले ऑक्सीजन था वायुमंडल में, पहले ऑक्सीजन को हमने लिया, ठीक है, फिर हमने CO2 छोड़ा और उस CO2 को पौधे ने ग्रहण किया, पौधे ने O2 छोड़ा और वो O2 फिर से आपका वायुमंडल में पहुंच गया। इस तरह से यह प्रक्रिया रिपीट होती रहती है और आपका जो ऑक्सीजन है ये वायुमंडल में बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऐसे ऐसे बातें हो रही है ना, तो वही होता है। हालांकि ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। और ये प्रक्रिया जब पैटर्न बिगड़ेगा तो दोनों कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपका आता है सल्फर चक्र। सल्फर चक्र काफी महत्वपूर्ण है। सल्फर का उपयोग पहले आप समझ लीजिए, सल्फर कहां पे यूज होता है, अमीनो अम्ल के निर्माण में यूज होता है। सल्फर का उपयोग अमीनो अम्लों के निर्माण में होता है और पेड़ पौधे मिट्टी से सल्फर को SO4 -2 आयन के रूप में लेते हैं तथा जीवाणु इसको H2S के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पौधे मिट्टी से SO2 आयन के रूप में इसको लेते हैं और इसके बाद में जीवाणु इसको H2S के रूप में उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो चक्र है इसको आप लोग समझ लीजिए। सल्फर मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी में सल्फर पाया जाता है और ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, जब मिट्टी से ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और H2S के रूप में ये निकलता है। ठीक है, SO2 और H2S के रूप में ये ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है। इसके बाद में जब वहां से निकलता है तो फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड के रूप में बदलने के बाद में क्या होता है, जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करेगा, ठीक है, दो तरह से रिएक्शन यहाँ पे होते हैं इसका, सल्फर ट्राइऑक्साइड का दो तरह से रिएक्शन होता है, एक आपका पानी से होता है और एक आपका अमोनिया से होता है। तो जब पानी से रिएक्शन करेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि वही H2SO4। और जब अमोनिया से रिएक्शन करेगा ये सल्फर ट्राइऑक्साइड तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, NH4SO4। ठीक है, तो यहाँ पर ये पानी से और अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद में ये सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, और ये जो वायुमंडल में मौजूद बादल होते हैं, जो हमने देखा था ऊपर, बादल जो संघन वाले होते हैं बादल, वहां पर ये मिलता है और वर्षा के रूप में फिर से ये गिरता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, एसिड रेन होती है, पहली बारिश में आप लोगों को बचना चाहिए, बाद में आप नहाएंगे, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड या जो भी एसिड वायुमंडल में मौजूद होते हैं पहली बारिश में ज्यादातर एसिड को लेके वो गिरते हैं, तो इसलिए पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। यहाँ लोग पहली बारिश का एंजॉय करने के लिए बाहर निकल जाते हैं कि भाई पहली बार बारिश हो रही है, लाओ निकल जाते हैं। तो पहली बारिश बड़ी खतरनाक होती है, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर वर्षा होता है और वर्षा के माध्यम से, जल के माध्यम से फिर से सल्फर जो है ये एनिमल्स एंड प्लांट्स में पहुंचती है। इसके बाद में जब एनिमल्स प्लांट्स का डेथ होता है वहां पे अपघटन होता है। इसके बाद में ये फॉसिल फ्यूल में बदलते हैं और इसके बाद में फॉसिल फ्यूल जब जलता है तो फिर से ये आपका SO2 और H2S के रूप में बदल जाता है। ठीक है, या अपघटन होता है तो सीधे आपका वहां से सल्फर रिलीज होता है जलने के बाद में, तो वहां पे वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। जैसे क्या होता है, वायुमंडल में नहीं जाते हैं, ये आपका फिर से SO2 और H2S में ही बदल जाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के माध्यम से ये फिर से SO2 और H2S में बदल जाते हैं, फिर से इसका रिएक्शन होता है और ये जो क्रिया होती है, क्योंकि ये मिट्टी ही तो है, यहाँ पे ये मिट्टी में ही मिले, यहाँ पे यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये फिर से ऐसे प्रक्रिया ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके जो प्रमुख चक्रास हैं इनको मैंने आपको समझा दिया है।
कई जगह पर आपको कठिन भाषा में या ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि आपको समझ में ही ना आए, तो सारी चीज़ों को मैंने सम अप कर दिया है। ना समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इससे संबंधित जो एमसीक्यू बनेगा, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस दोस्तों आपको एप्लीकेशन पर कराई जाएगी। महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग सीरियस मोड में होकर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक मैंने एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां जाकर एप्लीकेशन का आप कंटेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग पिरामिड्स के बारे में बातचीत करेंगे और आपका जो जनसंख्या संरचना करके एक टॉपिक दिया है उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।